नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम कहिए नेताजी। और कहिए नेताजी के इस कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मनमोहन सरकार में रेल राज्य मंत्री रह चुके श्री अधीर रंजन चौधरी, जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो विधानसभा का माहौल है, विधानसभा चुनाव का जो माहौल है, इस चुनावी समर में महागठबंधन प्रत्याशियों की स्थिति कैसी है और क्या लग रहा है कि क्या इस बार एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बन पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सर लाइव पर आपका। जैसा कि मैंने कहा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति क्या लगती है आपको? झारखंड में कैसी स्थिति है इस वक्त? देखिए, आप जहाँ भी जाइए आम लोगों की ये राय बन चुकी है कि जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार पिछले 5 साल झारखंड राज्य के विकास के लिए मेहनत की, जी जान कोशिश की, उनको ही दोबारा मौका देना चाहिए और आम लोग ये दोबारा उनको मौका देने जा रहे हैं। तो इसकी बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार होगी। सर, हेमंत सोरेन जी जो है वो जेएमएम से आते हैं और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे, क्योंकि नेशनल पार्टी है कांग्रेस, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर आपसे कि हर जगह ऐसा होता है, जैसे अगर हम एनडीए की ही बात कर लें तो बीजेपी अगर किसी राज्य में है तो वो पहले नंबर पे होती है। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस जो है वो दूसरे पायदान पे नज़र आती है और जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ऐसा बहुत और भी राज्यों में हो रहा है कि वो दूसरे पायदान पे कांग्रेस रहती है। क्यों वो खुद को पहले नंबर पे स्थापित नहीं कर पाती? देखिए, ये हमारे यहाँ गठबंधन है। गठबंधन में कौन आगे कौन पीछे ये देखा नहीं जाते। हम सब मिल के एक साथ लड़ते हैं और इस तरीके की हम महाराष्ट्र में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर देखो तो वहाँ तो हमें संख्या ज़्यादा है, तो ये तो नहीं कहते कि वहाँ आप आगे है। क्यों आप झारखंड का अलग से पकड़ लिया, यहाँ कांग्रेस के पीछे है। कांग्रेस कोई फीसदी में नहीं रही। ये आपस में हम लोग तय किए हैं कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट वालों सब मिल के ये तानाशाह को कम से कम झारखंड के राज्य मतलब राज करने का मौका ना दिया जाए, नहीं तो झारखंड भी बर्बादी की रास्ते पे चले जाएंगे। सर, एक और सवाल है यहाँ पे। जैसे अक्सर ये होता है ना कि कांग्रेस पार्टी पे परिवारवाद का आरोप हमेशा लगता रहता है और अब यही आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी भी लगा रही है कि परिवारवाद यहाँ भी हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूँगी, ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है कि परिवारवाद, आपने उनको दोष दे दिया, लेकिन उससे ये नहीं होता कि हमारा दोष कम है। आदर्श स्थिति पे कैसे पहुँचेगी कांग्रेस? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टैग है परिवारवाद का, उसको ख़त्म होना चाहिए। हम किसी और के ऊपर दोषारोपण करके अपने परिवारवाद ये बीजेपी पार्टी की एक हथकंडा है। जो मूलभूत हमारे देश की समस्याएं हैं, जो मूलभूत हमारे झारखंड राज्य की समस्याएं हैं, यहाँ से लोगों को निगाह भटकने के लिए ये परिवारवाद जैसे एक फजूल मुद्दा यहाँ उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और आज सारे झारखंड में ये दोनों जोड़ी की भी काफ़ी तारीफ किए जा रहे हैं। तो इसमें हो सकता है बीजेपी पार्टी को ये लगे कि ये झारखंड की जो बड़ा पार्टी हम कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके साथ कांग्रेस और सब मिलके, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी सब मिलके जो ताकत बनी है, वो ताकत के सामने बीजेपी पार्टी की हार तय है। इसलिए आम लोगों को निगाह भटकाने के लिए मूलभूत जो बातें हैं, मौलिक जो बातें हैं, वो उस पर कोई चर्चा करने से ये परहेज करते हैं। ये नहीं कहते कि झारखंड में बीजेपी पार्टी की खुद की सरकार, जब ये राज्य बने थे नए राज्य 2000 साल में, तब से आज तक बीजेपी पार्टी की इतने साल राज करने का बावजूद
झारखंड में ऐसा कोई विशेष क्या काम किए हैं, विशेष क्या कदम उठाए थे जिसके लिए लोग उनके पक्ष समर्थन व्यक्त करेंगे, ये बात नहीं उठाए जाते, ये बात नहीं कही जाते। तरह तरह की जो नॉन इशू है, जो फजूल मुद्दे हैं, वो फजूल मुद्दे को प्राथमिकता देकर, उनको तवज्जो देकर ये आम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये दर्शाते हैं बीजेपी पार्टी की खुद अपने की दुर्दशा, बीजेपी पार्टी की अपने की दुर्दशा दर्शाते हैं। सर, केंद्र में लाख प्रयासों के बाद भी आपकी सरकार जो है वो नहीं बन पाई। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए, सरकार नहीं बन पाई बिल्कुल सच है, लेकिन ये भी सच है ये भारी भरकम इजाफा भी हुई है। और मोदी जी की 400 पार की जो सपना, वो सपना चूर चूर हो चुके हैं, ये बात आप नहीं उठाते। मोदी जी की जो सपना, जो अहंकार, ये अहंकार हो गए चूरमार, चूर चूर हो गए ये अहंकार। तो ये बात तो कम से कम उठाना चाहिए कि हिंदुस्तान की आम जनता अभी मन बनाने की प्रक्रिया में अभी शामिल हो चुके हैं कि ये बीजेपी की सरकार के धीरे धीरे हिंदुस्तान की सत्ता से हटाया जाए। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा की लीडर बन पाए, 100 के आसपास उनकी हो चुके हैं संख्या, प्रियंका जी जीत रही हैं, तो मान लीजिए सेंचुरी भी पार हो रहे हैं। तो इसमें बीजेपी पार्टी खुद बौखलाए हुई है। और ये जो बार बार जो कहे जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी की तरफ से एक सोची समझी सुनियोजित एक प्रचार है। इसमें हिंदुस्तान के आम लोगों को इस प्रचार में सहमति नहीं है। अगर धनबाद की बात करें हम, तो धनबाद में बड़ी मुश्किल के बाद कहीं ना कहीं मन्नान मलिक जी जो हैं वो कांग्रेस से विधायक बने थे, लेकिन उस चीज़ को कायम रखने में कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए। क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे धनबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी का ही हमेशा से कैंडिडेट जो है वो जीतता रहा है। मन्नान मलिक जी एक बार जीते थे, उसके बाद मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या लगता है उस चीज़ को कायम क्यों नहीं रख पाए? कहाँ पीछे, मतलब भूल कहाँ हो गई, चूक कहाँ हो गई? चूक नहीं, चूक देखिए, कोई इलेक्शन में हारते हैं, खामियां जो रही और खामियां को देखते हुए, जहां कमियां रही कमियां को देखते हुए हम सुधार करते करते फिर जीतने की रास्ता अपनाते हैं। तो आज मान लीजिए सारे जो चुनाव जब बिगुल बज गई थी, तब कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार मंथन करने के बाद हमें लगा कि ये प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट देना वाजिब होगी। उसी के मुताबिक टिकट दिए गए हैं। चुनाव का नतीजा पहले निकलने दे, चुनाव के नतीजा निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ आम लोगों की निर्णय है और कहाँ किसकी पार्टी की भूल चुक हुई है। पहले तो चुनाव होने दीजिए, हार जीत की फैसला तो आने दीजिए। हमें तो बिल्कुल ये साफ नज़र आ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी इसी वक्त कि बागमारा हम जीत हासिल कर चुके हैं। शत्रुघ्न में तो हर ये जो धानबाद में रोज, मतलब आज की बात कल की बात परसों, रोज हमारी जो स्थिति, वो स्थिति हमारे पक्ष आ रहे हैं। शुरू में लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी आम लोगों के अंदर एक माहौल बन चुका है कि नहीं, बार बार तो हम चुनाव में मौका नहीं मिलेगा, इस बार हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी वो दुबे साहब को चुनाव में पास करा जाए। ये अभी ये माहौल बन रहे हैं। और बागमारा मेरा जो तजुर्बे हुए हैं, चुनाव बहुत सारे चुनाव में खुद लड़े हैं, तो बागमारा तो जीत हो चुके हैं हमारा अब मतलब चुनाव के नतीजे निकलने से ही आपको पता चलेगी। झड़िया में हमारी स्थिति अच्छा है। तो मान लीजिए जब तक ये धानबाद डिस्ट्रिक्ट की मसला है, धानबाद डिस्ट्रिक्ट की सवाल है, धानबाद में मान के चलो कि बीजेपी की बर्बाद है।
केंद्र में जो आपके आला कमान है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वहाँ के जो आला कमान है वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की बात करें या कांग्रेस के जो आला कमान है उनकी बात करें, तो ये इनके पास ये उतने व्यस्त नहीं है जितने केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं वो व्यस्त हैं। बावजूद इसके वो लोग कैंडिडेट्स पहले दे देते हैं और कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन जो है वो अपने प्रत्याशी घोषित करने में बहुत विलम्ब लगाती है, बहुत देरी होती है, और जिसकी वजह से क्या आपको लगता है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको 20-22 दिनों का जो बढ़त है जो वो मिल जाता है और उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है, ऐसा लगता है आपको? आपको मैं फिर दोबारा कहते हैं कि बीजेपी पार्टी चुनाव में लगभग 3-4 महीने पहले उतारी, तो आज की नहीं, शिवराज सिंह चौहान कब है और हेमंत बिश्वा कब है, कई महीना पहले आ चुके हैं। इसलिए आते हुए खुद पे भरोसा नहीं है, जिन पे खुद पे भरोसा नहीं है वो डरते हैं। और यहाँ हमारे सरकार है, इतने हम कामकाज किए हैं, इतना विकास किए हैं, और हमारे जो गारंटी रखे हैं, खासकर मैया सम्मान और बाकी जो गारंटी रखे हैं, बीजेपी की नामो निशान अभी बचा के रखना मुश्किल हो जा रहे हैं। मैं एक के बाद एक चुनाव में रैली को देख रहे हैं जहाँ महिलाओं की उपस्थिति दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी इंप्रेसिव उपस्थिति महिलाओं की तरफ से हो रही है। तो जिनके भरोसा है खुद पे, वो क्यों भला चुनाव घोषित होने की पहले ही दौड़ते रहे? हम तो यहाँ है ही, यहाँ हमारा घर है ही। झारखंड हमारे सरकार अभी हम चल रहे हैं, आज की तारीख में भी हमारे सरकार ही है, नियमों के मुताबिक हो या ना हो। सरकार तो अभी विपक्ष का ही है, गठबंधन की सरकार है, तो अगले दिन भी ये सरकार रहेगी। इसमें हमें ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा देर हो चुके हैं। हमारे विचार मंथन में थोड़ा प्रक्रिया है इस तरीके की। देखो, तानाशाही लोगों की जो पार्टी होते हैं ना, ये ऑर्डर दे दिया जाता है चलो, और हमारे पार्टी में लोकतंत्र की कायम करना पड़ते। लोगों को, हमारा पार्टी के कार्यकर्ता को, उनकी अपनी जो मन है, उनकी अपनी जो मत है, राय है, सबको हमें तवज्जो देना पड़ते। तो इसलिए हमें थोड़ा समय इसके लिए हम देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी में कभी कम हुई है। ये तानाशाही की सरकार एक किस्म के होते हैं, और हमारे मतलब लोकतंत्र की मानने वाले जो पार्टी, उनकी मतलब चुनाव में प्रत्याशी चुनना दूसरी प्रक्रिया के तहत होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे है, ये पीछे है, वो पीछे है, या हम आगे है, ये नहीं। आगे पीछे की कोई सवाल नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। ये बीजेपी भरमारा ही ये सारी पिछले बात रखते हुए आम लोगों को मतलब गुमराह करने की ये सारे तरह की बात रखते हैं। अब ये बताइए कि आज झारखंड में हमारे जो बकाया है, बकाया क्यों नहीं पैसा देते? 1.5 लाख करोड़ के आसपास बकाया पड़े हुए हैं, ये पैसा क्यों नहीं देते? इसको तो बात नहीं रखते, ना मोदी ना अमित शाह कोई नहीं कोई कहते। मैं कहता कि आपने कहा ना कि मैं पूर्व रेल राज्य मंत्री रहते। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने रेलवे डिवीजन है, सबसे ज़्यादा कमाई होते हैं मुंबई में, दूसरे सबसे ज़्यादा कमाई होता है धनबाद में। कहिए तो क्या किया इसके बदले? इतने पैसा कमाया, क्या किया? इतने सारे खनिज पदार्थ। अब झारखंड की हालत क्या है बताइए? क्या किया केंद्र की सरकार ने? कितने राशि दिए हैं यहाँ? इतने साल वो भी सरकार में थे, बाबूलाल मरांडी से लेकर वो भी सरकार चलाई, यहाँ कुछ नहीं कर पाई। अभी आके सारे हेमंत सोरेन पे सारे कचरा उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनकी चुनाव घोषित होने के बाद भी ईडी उनको पीएस के पीछे साजिश रची जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये बड़े दावे के साथ मैं कहना चाहते हैं, इसका कोई असर नहीं होगी। बीजेपी पार्टी की कोई साजिश झारखंड की भूमि पे सफल नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी, ये मैं मेरे दावे के साथ कहना चाहते हैं। एक आम नागरिक या एक आम भारतीय नागरिक के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मान लीजिए नेता नहीं हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो एक नेता या जो प्रत्याशी होते हैं जब वो चुनावी समर में उतरते हैं, तो उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए या उन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए बतौर एक आम नागरिक? कोई नेता से नहीं सवाल कर रही हूँ मैं। देखिए, पहले तो ये जो प्रत्याशी होते हैं उनको संवेदनशील होना जरूरी है। आम लोगों की मन की बात उनको समझना जरूरी है। और चुनाव खत्म होने की बात
चाहे कोई जीते या कोई हारे, चुनाव की समय सब प्रत्याशियों ने ये दावा करते हैं, ये वादा करते हैं कि हारे या जीते हम आम लोगों की सेवा में हम तत्पर रहेंगे और आम लोगों की जो संपर्क आज बन रहे हैं उस संपर्क में बनाए रखेंगे। लेकिन हमें ये देखने को मिला चुनाव के बाद जो हार जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। इससे सबको बचना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी, चाहे हमारे पार्टी के हो, कोई भी पार्टी के हो, जब चुनाव के समय आम लोग के जो जुबान देते हैं वो जुबान की अहमियत को मद्देनज़र ये जुबान की बरकरार रखना उनका फ़र्ज बनते हैं। ये एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी ये तजुर्बा है। जब भी प्रत्याशी चुनावी समर में उतरते हैं तो जो मूलभूत समस्याएं रहती हैं वो आज से 10 साल पहले भी हैं। धनबाद की अगर हम बात करें या झारखंड राज्य की बात करें तो और वही समस्याएं फिर एक बार सर उठाए हमारे सामने खड़ी रहती हैं। जैसे बहुत मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, जल, बिजली, सड़क, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना रहना, और या हम ये कहें कि ये हमारा बेसिक अधिकार है जो मिलना ही चाहिए। इन अधिकारों में भी हमें उस तरीके, ये अधिकार भी हमें पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाते हैं और फिर से हर चुनावी समर में यही घोषणाएं होती हैं कि हम जल, बिजली और सड़क को निर्मित करके दे देंगे, चाहे पार्टी किसी की भी हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्यों हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे? क्योंकि जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी पूरी हो जाएंगी तब शायद हम इससे ऊपर, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली ये बहुत मूलभूत चीज़ें हैं और जो मिलनी चाहिए, चाहे पार्टी किसी की भी, लेकिन पार्टी किसी की भी होती है, चीज़ें वैसी ही होती है और जनता कहीं ना कहीं हमेशा से खुद को छला हुआ महसूस करती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि मूलभूत समस्या को समाधान करना हर सरकार की फर्ज बनते हैं। मैडम, एक चीज़ आपको सोचना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आपका मांग क्या है और ज़रूरत क्या है और ज़रूरत को आपूर्ति कैसे किया जाएगा। ये सब चीज़ों में एक संतुलन की ज़रूरत है। मान लीजिए कल एक गांव था, आज 10 गांव हो गए। कल एक रास्ता की ज़रूरत थी, आज 10 रास्ता की ज़रूरत हो गए। तो इसके लिए साधन कहाँ से आएगी? तो एक के बाद एक आपको काम करना ही पड़ेगा। रातों रात सारे समस्या को समाधान करना मतलब ये जरूर ये संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी आम लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, देर हो सकते लेकिन तत्परता में कोई कमी नहीं है। तीसरी बात, साधन की मुद्दा आ गए। ये साधन की उपाय कोई भी सरकार हो उनको बनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए झारखंड, ये कुदरत की दिया हुआ एक राज्य है। खनिज पदार्थों की यहाँ चारों तरफ खनिज पदार्थों की ये मतलब अवेलेबल है। तो इसके लिए जो शेयरिंग होते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग में केंद्र को भी इस राज्यों के लिए कुछ अलग से राशि की आवंटित होना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मान लीजिए 1.25 लाख से 1.5 लाख बकाया पड़े हुए हैं, केंद्र की सरकार नहीं देते हैं। और एक बात है कि हमारे जो देश है ना, ये संघीय ढांचा है ये, तो ये केंद्र की अपना जिम्मेदारी होते हैं, कहीं कहीं राज्यों की जिम्मेदारी होती है। जहाँ केंद्र की जिम्मेदारी रहते हैं, केंद्र को उसमें उस जिम्मेदारी को निभाने में केंद्र की भी तत्परता की जरूरत होती है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी खामियां हैं। केंद्र तो कह देते हैं कि हर घर में नल की जल है, इसके लिए राशि आवंटित किए जाते हैं कि हर घर में नल की जल। मैंने सवाल उठाया, अगर जल नहीं है तो नल में जल ऐसे आएगा कैसे? अगर जल का तो उपलब्धि पहले होना चाहिए। तो मान लीजिए झारखंड में जितने जल की जरूरत है, आपूर्ति की जरूरत है, वो जल है, लेकिन एक नल लगा दिए तो नल की माध्यम से जल की जो पहुंचाना जरूरी है। लेकिन यह नल बैठने में ज़्यादा इन लोग का दिलचस्पी रहती है। लेकिन ये नल में जल बहाने के लिए जो जल की साधन की जरूरत है, उसकी आपूर्ति कैसे होगी, इस बारे में सोचा नहीं जाते हैं।
तो इसलिए माइथन है, इसलिए अब तक आप लोगों की तरफ, आप लोगों की सिटी में पानी मतलब पीने की पानी की आपूर्ति हो रहा है। माइथन कब बने? कांग्रेस की ज़माने में। डीबीसी कब बने? कांग्रेस की ज़माने में। सोचिए उसी समय दामोदर वैली कॉरपोरेशन, माइथन, पंचायत जो भी हो, उसी समय उस समय की सरकार कांग्रेस की रही। उस समय इतने धन हमारे देश में नहीं थे, लेकिन फिर भी टेनिसन वैली, जैसे कि अमेरिका की टेनिसन वैली को मतलब यहाँ रिप्लिकेट करते हुए हमें डीबीसी बनाए गए थे। आज उस समय ये डीबीसी बनाए गए थे, इसके चलते ही आज तक, आज भी ये डीबीसी जैसे, माइथन जैसे यहाँ से पानी की आपूर्ति हो रहे हैं। तो ये हमारी सोच ऐसा ही है, ये लॉन्ग टर्म सोच है। और ये चुनाव जब आते हैं तब इनका मुद्दा क्या है? कहीं घुसपैठिया की मुद्दा, कहीं ये करेंगे, घर घर सबको निकाल देंगे, सबको बांग्लादेश भेजेंगे। हम ये क्या चुनावी मुद्दा होते हैं? हम क्या किए हैं बताओ? डिमोनेटाइजेशन असर क्या हुई? जीएसटी असर क्या हुई? नौकरी कहाँ गए? महंगाई कहाँ गए? हम तो कहते हैं कि मोदी है, तो बीजेपी के नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो सदन में भी कह रहे थे कि मोदी है तो महंगाई है। बीजेपी के नारा मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूँ कि मोदी है तो महंगाई है। अब देखो बाजार में आग लग गए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं है। कहाँ के उठा के लाते हैं, कहाँ से कोई मुद्दा, कहीं धर्मीय मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कहीं ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच दरार पैदा करना, तनाव पैदा करना, लोगों को गुमराह करना, तरह तरह की बातें फैल के आम लोगों को भ्रमित करना और चुनाव जीतना, बस चले जाना। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि केंद्र से राशि जो है वो राज्य सरकार को आवंटित नहीं हुई। क्या लगता है आपको, अगर केंद्र में आपकी सरकार होती तो ये कार्य जो है वो और ज़्यादा प्रगति से काम होता और ज़्यादा विकास होता? बिल्कुल होता, क्योंकि संघीय राष्ट्र की भावना कांग्रेस का ही भावना है। ये फेडरल स्ट्रक्चर ये कांग्रेस पार्टी का ही भावना है। इसके चलते ही हमारा संविधान बने और संविधान की इसको तवज्जो दिए गए। जिस संघीय ढांचा को तोड़ मरोड़ करने में लगे हुए हैं सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो भी एक पार्टी होती है वो विपक्ष के दोष गिनवाने में ज़्यादा तवज्जो देती है, ना कि अपने कार्य गिनवाने में? ऐसा क्यों होता है? ये हम जब अच्छा काम करते हैं हम कहते हैं कि अच्छा है, ऐसा नहीं, कभी नहीं। कोविड के समय हम मोदी जी के साथ हम चर्चा में शामिल हुए थे। जब विदेश की मसला आते हैं, गलवान की घाटी में जब हमला होते हैं, हम कहते थे कि मोदी जी आपके पास सारा देश खड़े है, सारा कांग्रेस पार्टी खड़े है, देश की सुरक्षा के लिए हम सब खड़े हैं। ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी की सोच कुछ अलग किस्म के सोच होते हैं। हम किसी को हमारा दुश्मन नहीं मानते, विपक्ष जरूर मांगते। बीजेपी पार्टी की सोच में क्या है, विपक्ष दुश्मन बन जाते। हमारे तरफ, हमारे लिए, हमारे सोच में विपक्ष प्रतिपक्ष बन जाते। विपक्ष की ज़्यादा अधिकार होते हैं आलोचना करने की। इसलिए विपक्ष से हम सीखने के बाद हमारा कहीं गलतियां हैं, कहीं अगर खामियां रहे, विपक्ष वो गिनाए, उनको हमें ये पॉइंट आउट करे कि हम इसको सुधारने में ज़्यादा सफल रहे, हम ज़्यादा प्रयास कर सके। लेकिन सोच में फ़र्क है। लेकिन बीजेपी की सोच क्या है? ओह दुश्मन है। देखिए, एनिमी और एडवर्सरी दोनों में फ़र्क बनते हैं। एक दुश्मन होते हैं, एक प्रतिपक्ष होते हैं। बीजेपी पार्टी की निगाहें इस तरीके की है, सोच इस तरीके की है कि जो उनका विरोध करेंगे दुश्मन है। हमारे विचार ये नहीं, हमारा विरोध कर सकते हैं, विरोध मतलब प्रतिपक्ष है। और लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को बना के रखना जरूरी है। लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष होना जरूरी है, ये हमारा मान्यता है। जैसा कि आपने कह रहा है कि अगर हम ये देखें कि पिछले बार भी आपकी ही सरकार रही थी झारखंड में, तो क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है उस लेवल से? और अगर कुछ कार्य अधूरे रह गए जो आपने वादा, क्योंकि हर बार चुनावी समय में कुछ ना कुछ वादे होते हैं, वो वादे अगर पूरे हो गए हैं और अगर कुछ अधूरे रह गए तो क्यों अधूरे रह गए और कौन से कार्य? देखिए, ये तो कोई मैजिक नहीं, रातों रात सारे समस्या की समाधान हो जाएगी। धीरे धीरे होते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा हमारा धन कैसे। इस बार अगर आप लोग चुनावी देखना पड़ेगा कि आप देखो, आप नौकरी करते हैं, आपको घर में बहुत चीज़ों की ज़रूरत होते हैं, सब आप रातों रात सारी चीज़ को आपूर्ति कर सकते नहीं। आपको आपूर्ति कैसे होगा? आप कितने पैसा कमाते हो, आपको तनख्वाह कितने हैं, वहाँ से बचत कैसे करोगे आप। तो ये संसार में जैसे चलते हैं ना,
एक राज्य चला में वो भी एक संसारी तो है। वहाँ जैसे जैसे धन की उपलब्ध होते हैं वैसे वैसा मुहैया किया जाते हैं, सहूलियत दिया जाते हैं। आम लोगों की बहुत सारे सुविधा है, मतलब ज़रूरत होते हैं, बहुत सारे असुविधा भी होते हैं। ये सारे चीज़ों को सहूलियत के तौर पे मुहैया कराने के लिए समय की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, मतलब साधन की ज़रूरत है। अंत में बस यही जानना चाहूँगी, इस बार जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा? मतदान के पहले आप गौर से विचार कीजिए। मतदान एक त्योहार है, सब मिलकर चुनाव में शामिल होइए, चुनाव में शिरकत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप वोट देने की अधिकारी होते हुए भी आप वोट देने में इनकार किए, आप वोट देने में नज़रअंदाज किए और आपकी वोट बैलेट बॉक्स में ना गिरे, क्योंकि ये एक त्यौहार है, एक अधिकार है। ये आपकी ये भोट की वोट देने की जो अधिकार, ये अधिकार हासिल करने के लिए हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में लाखों की हमारे देश के लोग शहादत स्वीकार किए, खून बहाए, पसीना बहाए, और इसके चलते खून पसीना शहादत के चलते हमें वोट देने के अधिकार मिले। तो हम ऐसा नज़रअंदाज ना करें, ऐसा अनदेखी ना करें कि उस समय जो अधिकार हमें मिली, ये ऐसा ना करें कि बाजार में मिलते जाते हैं, मार्केट में कहीं भी पड़े हुए नहीं। खून पसीना शहादत के बाद उनके बदले हमें ये अधिकार मिले, ये अधिकार को आप प्रयोग करो। जिसको आपको अच्छा लगे आप वोट दान करो, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है कि आप अपने आंखों से सब कुछ देखो, कान से देखना सही नहीं, आंख से सब कुछ देखे आप, और जो विचार हो आपकी तरफ से होगी वो विचार आप निष्पक्ष रखें। भड़काने की कोशिश किए जाएंगे, बिना भड़काए अपने आंखों से सब कुछ देखकर आप चुनाव में मतदान करें। लेकिन मतदान जरूर करें। मतदान करने के अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार होते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की ये अधिकार को आप ना खो बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो कहिए नेताजी में इस वक्त हम सुन रहे थे पूर्व रेल राज्य मंत्री श्री अधीर रंजन चौधरी जी को, जिन्होंने बताया कि अपने मत का प्रयोग जो है वो विवेक से करें। जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उस पर देखकर ही अपने विवेक से के दौरान विवेक से फैसला लें और तब जाकर आप मतदान करें। साथ ही साथ इन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों को भी एक राय दी कि जब आप चुनावी समर में उतरते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं। कम से कम अगर आप हार भी जाते हैं, अगर विजयी नहीं भी हो पाते हैं किसी कारणवश, तो प्रत्याशियों को ये चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में बने रहें और क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो सेवा करते रहें। तो अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत सारी बातें कही, साथ ही साथ मतदान के लिए आप लोगों को प्रेरित भी किया और ये भी कहा कि मतदान करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार से खुद को वंचित ना करें। फिर मुलाकात होगी आपसे कहिए नेताजी की अगली कड़ी में। किसी और नेता से बात करेंगे, किसी और लीडर से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस विधानसभा चुनाव को लेकर।